प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत फोकस किया सीबीएसई ने। स्पेशली दे वांट कि प्रिंसिपल्स इस सर्कुलर को अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके बाद एलओसी का काम करें। बट 2, 3, 4, 5 सेशंस के बाद बहुत दिक्कत आती है जब स्टूडेंट्स को कहीं बाहर जाने के लिए अप्लाई करना होता है। पासपोर्ट पे नेम के स्पेलिंग कुछ और होते हैं, आधार कार्ड पे कुछ और होते हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे कुछ और होते हैं, स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ और होते हैं, टीसी जो पिछले स्कूल से लेके आए हैं वहाँ पे कुछ और होते हैं। एलओसी सबमिशन के लिए जो डेट है वो 30 सितंबर है। फी डिपॉजिट करने के लिए 1 अक्टूबर है, मगर ओएसएस को अपडेट करने के लिए 29 सितंबर है, 29 सितंबर, इससे लेट मत कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्पेशली द प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स जिनको 10th और 12th क्लास के लिए एलओसी का काम कंप्लीट करना है, उसके लिए जो लास्ट डेट सीबीएसई ने दी है वो 30 सितंबर है। एक डिटेल्ड सर्कुलर इशू किया गया है सीबीएसई की तरफ से। 16 सितंबर को ये सर्कुलर जारी किया गया था। आई गॉट सम रिक्वेस्ट फ्रॉम सम प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स कि इस सर्कुलर को भी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, सो दैट इसमें कुछ एक पॉइंट्स ऑफ डाउट हैं उनके ऊपर क्लैरिटी सबको मिल जाए। So let me show you this circular and then I will explain each and everything one by one. तो ये है वो सर्कुलर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये देखिए 16 सितंबर को ये सर्कुलर इशू किया गया है। सब्जेक्ट है इसका सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलओसी फॉर क्लासेस 10 एंड 12 एग्जामिनेशन 21-22। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके? सीबीएसई ने 16 अगस्त को एक ऑलरेडी सर्कुलर जारी करके बोला था कि एलओसी के लिए पहले से प्री प्रेपरेशन करके रखी जाएं। अकॉर्डिंगली दे आर एज्यूमिंग कि हमने प्रिपेयर किया होगा, इसीलिए 17 सितंबर से एलओसी के लिए ई परीक्षा लिंक है सीबीएसई वेबसाइट पर। ये वाला सीबीएसई वेबसाइट का लिंक है, इसके ऊपर ई परीक्षा का जो लिंक है वहां पर एलओसी के लिए हम सबमिशन कर सकते हैं। टाइमली सबमिशन ऑफ द एलओसी, इसके ऊपर सीबीएसई का बहुत फोकस है। As timely submission of LOC as per schedule is very important this year because term 1 exams will be conducted in November-December 21। ये पहले से ही सीबीएसई ने डिक्लेयर कर रखा है कि जो टर्म 1 के एग्जाम्स हैं वो या तो नवंबर या दिसंबर में कभी भी करवाए जा सकते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीबीएसई। मे बी नवंबर, मे बी दिसंबर, अभी तक ये क्लियर नहीं है। Hence, the schools are requested to plan timely submission of data of the candidates. It will also be ensured that data filled is correct. जो भी डाटा फिल करेंगे वो करेक्ट होना चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीएसई ने स्कूल के ऊपर डाल रखी है। Following actions are to be taken for registration of students in the list of candidates. क्या क्या करना है हमें? There are many information without understanding which schools will not be able to fill the LOC correctly. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है? Hence, it is requested that the principal should read this circular personally and understand the same and fill LOC thereafter. प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत फोकस किया सीबीएसई ने। स्पेशली दे वांट कि प्रिंसिपल्स इस सर्कुलर को अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके बाद एलओसी का काम करें। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि प्रिंसिपल्स ये टास्क असाइन कर देते हैं अपने किसी टीचर को या एग्जामिनेशन इंचार्ज वगैरह को, और खुद तो वो सर्कुलर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। फिर बाद में अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो अल्टीमेटली आंसरेबल प्रिंसिपल होता है, ना कि वो स्टाफ। तो किसी स्टाफ की गलती से भी अगर आपके सबमिशन में कोई कमी रह गई तो यू विल हैव टू पे फॉर दैट। वो पेनल्टी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो ऐसी पेनल्टी ना लगे इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द सर्कुलर योरसेल्फ वेरी वेल। Schools should ensure that students sponsored are their own regular and bona fide students. सारे के सारे अपने रेगुलर और बोनाफाइड स्टूडेंट्स होने चाहिए। नो बोनाफाइड स्टूडेंट्स नेम इज लेफ्ट अनस्पॉन्सर्ड, कोई बोनाफाइड स्टूडेंट का नाम रह ना जाए। स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड अनएफिलिएटेड स्कूल्स। ये पास्ट प्रैक्टिस एक होती थी कि जो स्कूल्स को एफिलिएशन नहीं मिल पाती थी 9th और 10th के लिए, वो अपने बच्चों को किसी और एफिलिएटेड स्कूल से स्पॉन्सर करवा देते थे, मगर ये स्ट्रिक्टली मना किया सीबीएसई ने। स्टूडेंट्स आर रेगुलरली अटेंडिंग द क्लासेस, अटेंडेंस उनकी रेगुलर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आर रेगुलरली अटेंडिंग द क्लासेस मींस वो जो डमी एडमिशन वाले केसेस होते थे ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए।
फिर से बोलूंगा, एक पास्ट प्रैक्टिस थी, शायद अभी भी कुछ स्कूल में चल रही है, कि बच्चे डमी एडमिशन स्कूल में ले लेते थे और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए कुछ कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे पढ़ाई करते थे। स्कूल में फेक अटेंडेंस लगती थी, तो वो भी सीबीएसई ने मना किया है। स्टूडेंट्स आर नॉट रजिस्टर्ड विद एनी अदर स्कूल एजुकेशन बोर्ड, किसी और बोर्ड के बच्चे नहीं होने चाहिए। इस पे फोकस कीजिए। स्कूल शुड स्पॉन्सर ओनली देयर ओन कैंडिडेट्स, अपने ही कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करना है, किसी और को नहीं। ये 14.2 एफिलिएशन बायलॉज 2018 में भी सारी चीजें पॉइंट वाइज मेंशन की हुई हैं, आप उसको रीड कर लीजिएगा। जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है 14.2.4, नो एफिलिएटेड स्कूल shall present candidates to the board examination who are on its roll but have not attended the school regularly or do not meet the requirements of minimum attendance for appearance in the board examination. क्लियरली ये ऑलरेडी एफिलिएशन बायलॉज में दिया हुआ है कि मिनिमम अटेंडेंस की कंडीशंस क्या होनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस मीट नहीं होती है तो फिर स्कूल उन बच्चों को स्पॉन्सर नहीं करेगा। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। All the schools need to ensure that the rules of CBSE are being followed in true sense of registration of candidates, availability of classrooms and teachers. ये आपके पास होना चाहिए। क्लासरूम्स और टीचर्स के लिए सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कितने बच्चों पे कितने क्लासरूम चाहिए और कितने टीचर चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही ये आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इन अ सेक्शन 40 स्टूडेंट्स आर अलाउड। जैसे मैंने बोला कुछ चीजों पे डाउट है, तो ये एक वो चीज है जहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है। 40 स्टूडेंट्स ही सीबीएसई अलाउ करती है किसी भी सेक्शन में। हाउएवर बेस्ड ऑन 1.5 टीचर्स पर सेक्शन, स्टूडेंट्स पर सेक्शन शुड नॉट एक्सीड 45। मतलब अगर आपके स्कूल में जितने सेक्शंस हैं उसके 1.5 टाइम्स टीचर्स आपने अपॉइंट ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आप 40 की जगह पे 45 स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। 45 तक आपको सीबीएसई अलाउ कर देगा। इट शुड नॉट एक्सीड 45। Further, number of sections cannot exceed the number of sections permitted by the board. जितने सेक्शंस बोर्ड ने परमिट कर रखे हैं उतने ही होने चाहिए। सीबीएसई स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स बिफोर प्रोसीडिंग फॉर ऑनलाइन सबमिशंस। ये जो नॉन एफिलिएटेड स्कूल हैं या जिनकी फर्स्ट टाइम एफिलिएशन हुई है, न्यूली एफिलिएटेड हैं, उनको रजिस्टर करना होता है। बाकी जो ऑलरेडी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वो जनरली रजिस्टर्ड ही होते हैं पोर्टल पर। Schools must use affiliation number as user ID already available with them. हर एक स्कूल का जो एफिलिएशन नंबर है वही यूजर आईडी होता है। पासवर्ड पहली बार आरओ से मिलता है, उसके बाद उसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। ये यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। न्यूली एफिलिएटेड स्कूल्स शुड कॉन्टैक्ट द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ द सीबीएसई फॉर ऑब्टेनिंग पासवर्ड, आफ्टर विच द स्कूल्स आर एडवाइज्ड टू चेंज द पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज एंड कीप इट कॉन्फिडेंशियल डेफिनेटली। मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ पासवर्ड शैल बी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल। ऑब्वियसली कोई और इसकी जिम्मेदारी क्यों लेगा। ये बोर्ड कुछ स्पेशल एग्जाम्पशंस देता है जो डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज जिनको होती हैं, वो भी ध्यान में रखनी है, एग्जाम्पशंस के साथ सबमिशन करनी है। फीचर ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी आर, फीचर्स क्या क्या हैं ये ध्यान से देखिए। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर सबमिशन ऑफ एलओसी, एग्जिस्टिंग स्कूल शैड हैव अपडेटेड द डाटा ऑन ओएसिस एंड एचपीई पोर्टल। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एक पोर्टल बनाया हुआ है सीबीएसई ने पिछले 2-3 साल से, वहाँ पे डेटा फिल करना जरूरी होता है इन क्लासेस का। तो सबसे पहले आपको एचपीई पर डेटा अपलोड करना है, अप टू डेट करना है उसे, और फिर आपने ये इंश्योर करना है कि ओएसिस पर भी सारा का सारा डेटा अपडेटेड है, कंप्लीट डाटा। मेन फोकस रहेगा स्टूडेंट स्ट्रेंथ और टीचर स्ट्रेंथ पे, मगर उसके अलावा भी बाकी भी जो डेटा है वो भी आपको सारा का सारा अपडेट करना है। उसके बाद ही आप एलओसी का काम शुरू कर सकते हैं। Only those TGTs or PGTs who are teaching classes 9, 10, +1 and +2 respectively should be shown as PGT, PGT to ensure appointment of eligible evaluators for quality evaluation. सीबीएसई को हर बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि स्कूल्स ने ओएसिस में डिटेल्स जो टीचर्स की हैं पीजीटी पीजीटी की, वो कुछ और फिल की होती हैं। जब वो करेक्शन वर्क के लिए और ड्यूटीज के लिए टीचर्स मांगते हैं, तब स्कूल्स की तरफ से आ जाता है कि ये टीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। हो सकता है अगर आपकी डिटेल्स में कोई वेरिएशन पाई गई या आपने फेक डिटेल्स वहां पे दी, तो कोई पेनल्टी भी आपको भुगतनी पड़ सकती है। अकॉर्डिंगली इन ओएसिस क्लासेस टॉट नीड टू बी क्लियरली फिल्ड बाय द स्कूल्स। कौन सा टीचर कौन सी क्लास पढ़ा रहा है ये बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल मत कीजिएगा। सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में।
It may be ensured that full names of all the teachers shall be filled in OSS. नाम प्रॉपर फिल कीजिएगा, फुल नेम यूज कीजिएगा, एब्रीविएशंस यूज मत कीजिएगा, कास्ट वगैरह अगर वो लगाते हैं साथ में तो वो भी लगाइएगा। न्यू स्कूल्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? दे हैव टू फर्स्ट एंटर द इंफॉर्मेशन इन द ओएसएस पोर्टल, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ओएसएस को फिल कर रहे होंगे तो उनको पहली बार पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी है। फिर दे हैव टू सबमिट द डाटा ऑन एचपी पोर्टल। उसके बाद दोनों को कंप्लीट करने के बाद दे कैन submit the LOC data. Next point is information on OSS should be filled very carefully, as schools will not be allowed to change the declared section strength of students after submission. बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। हर एक डिटेल OSS पर करेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, दोबारा चेंज का मौका नहीं मिलने वाला। Number of students sponsored by the school should be in proportion to the number of teachers. जितने नंबर ऑफ टीचर्स आपके पास हैं प्रोपोर्शनेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। पहले ही बताया आपको 1.5 टीचर्स पर सेक्शन, मतलब 40 बच्चों के ऊपर 1.5 टीचर्स अलाउड हैं, उसको आप वायलेट नहीं करेंगे, उसके प्रोपोर्शन में ही आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। It will be the responsibility of the school to relieve the teachers for evaluation in accordance with the number of candidates sponsored in each subject. आप जितने बच्चे स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपने 40 बच्चे स्पॉन्सर किए हैं तो 1.5 टीचर को इवेल्युएशन के लिए रिलीव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपके पास उतने टीचर होने भी चाहिए जितने आपने बच्चे स्पॉन्सर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज schools will be able to finalize LOC data only when they have first submitted data on HPE portal. OSS और HPE दोनों पे जब तक आपने सबमिट नहीं किया है तब तक आप अपना LOC का डाटा फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे। तो पहले OSS अपडेट कर लीजिए, फिर HPE पर डाटा अपडेट कर दीजिए, उसके बाद आप LOC पर काम करना शुरू कीजिए। Link of HPE portal is available on the CBSE website. A confirmation number will be generated after successful filling of data on HPE portal. Confirmation number मिलेगा आपको जब आप HPE पर डाटा अपडेट कर देंगे। उस confirmation number के बिना आप LOC का काम नहीं कर पाएंगे। Schools are requested to keep this confirmation number safely for future reference. संभाल के रखिए उस confirmation number को, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह भी खींच लीजिएगा, काम आएगा। Schools who had not updated the photographs and signatures of their students in 9th and +1 registration shall have to upload the same before final submission of LOC. By chance photograph submit करना रह गया था तो अभी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। Newly affiliated schools shall also have to upload the photographs and signatures of their bona fide students. Correct procedure for uploading the photographs and signature is given in Annexure 1. आराम से आप डिटेल में Annexure 1 पढ़ लीजिएगा, कैसे फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं पूरा डिटेल में वहां पे बताया हुआ है पॉइंट वाइज। The hardware, software and manpower requirements in the school for effective use of CBSE's IT applications or portals is given in section 14. सेक्शन नंबर 14 पर जो भी आपको रिक्वायरमेंट है CBSE की IT रिलेटेड कामकाज करने के लिए वो 14 में मेंशन है, वो भी पढ़ लीजिए। It will be noted that while submitting LOC for candidates of classes 10 and 12, schools will be shown the data of the same students which were submitted by them previous year for registering them in the classes 9th and +1. जिनका 9th और +1 में आपने डाटा सबमिट किया था उन्हीं की डिटेल्स LOC में मिलेगी। Schools are advised to delete students who have moved out of school. कोविड पैंडेमिक था, बहुत से बच्चे बहुत से रीजन से स्कूल छोड़ चुके होंगे, उनकी डिटेल्स आपको वहां से डिलीट करनी है। रीजन इसका ट्रांसफर या कोई भी और अदर रीजन हो सकता है, आप बेहतर जानते हैं। Schools can add students who have been admitted in the school in classes 10 or 12 under direct admission. अगर किसी की आपने डायरेक्ट एडमिशन ले ली है, वैसे तो नॉर्मली अवॉइड करनी चाहिए, मगर किसी बच्चे की आपने बिकॉज ऑफ वैलिड रीजंस डायरेक्ट एडमिशन ली है तो आप उनको ऐड भी कर सकते हैं, only after obtaining due approval from the concerned regional office as per board's rules. रीजनल ऑफिस से अप्रूवल लेने के बाद ही आप उनको LOC में ऐड कर सकते हैं। जिन बच्चों की आपने डायरेक्ट एडमिशन ली थी, नो डाउट उनके लिए आपने अप्रूवल मांगा होगा रीजनल ऑफिस से, अगर मिल गया है तो उन्हें ऐड कर लीजिए, अगर नहीं मिला है तो अभी भी टाइम है, थोड़ा जल्दी करके अप्रूवल ऑब्टेन करके फिर बच्चों को ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज schools shall have to complete the registration process only online. कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है आपको, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी सारी की सारी। फैसिलिटी ऑफ डाटा फिलिंग इन डाउनलोडेबल एक्सेल फाइल इज नॉट अवेलेबल इन LOC सबमिशन मॉड्यूल, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
Students of classes 10 and 12 of the previous academic session seeking readmission in respective class shall be considered as readmission. पिछले सेशन के 10th और 12th के जो बच्चे थे वो अगर फिर से एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें रीएडमिशन केसेस के तौर पर ही कंसिडर किया जाएगा. एंड प्रोसीजर एज डिफाइंड फॉर डायरेक्ट एडमिशन केसेस बी फॉलोड. इसको डायरेक्ट एडमिशन भी कंसिडर किया जाएगा कि 10th और 12th में ये डायरेक्ट एडमिशन हो रही है तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आरओ से अप्रूवल लेना पड़ेगा. मीनिंग देयर बाय दैट ड्यू अप्रूवल इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस एज पर बोर्ड रूल्स. As per rule number 6.1A, point number 3 of examination bylaws, schools shall ensure that the student satisfies the requirement of age limit, minimum and maximum. ये पढ़ लीजिएगा रूल 6.1A.3 एजुकेशन बायलॉज का. उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो एज लिमिट मिनिमम और मैक्सिमम है वो बच्चे की सेटिस्फाई होनी चाहिए. ये एज लिमिट कौन डिसाइड करता है? ये स्टेट या यूटी की गवर्नमेंट डिसाइड करती है एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट. किसी स्टेट में एंट्री लेवल एज इन क्लास 1 5 इयर्स होती है, किसी में 6 ईयर होती है, किसी में 5.5 होती है, 5 to 6 के बीच में होती है. इट डिपेंड्स. तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली ये इंश्योर कर लीजिएगा कि एंट्री लेवल एज के हिसाब से 10th में बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए और 12th में बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, उसमें वायोलेशन नहीं चलेगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 14th. एज पर एफिलिएशन बायलॉज स्कूल्स कैन ऑफर any academic subject in classes +1 and +2 except the subjects requiring laboratory. अब से पहले क्या होता था कि स्कूल्स को जब जितने सब्जेक्ट्स के लिए एफिलिएशन के टाइम पे अप्रूवल मिला था या अपग्रेडेशन के टाइम पे अप्रूवल मिला था उससे बढ़ा के सब्जेक्ट अगर वो ऑफर करना चाहते थे तो उन्हें बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता था हर सब्जेक्ट के लिए और फीस भी पे करनी पड़ती थी. सीबीएसई ने इसमें बहुत दरियादिली दिखाई है. पिछली बार से लास्ट सेशन से उन्होंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है. अब प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ ओएसिस में आपको सब्जेक्ट टिक कर देना है और बच्चे को ऑफर कर देना है. इट इज फॉर ग्रांटेड. सिर्फ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के लिए अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको. Academic subjects in which laboratory is not required could be offered by updating the same in OSIS. डायरेक्टली ओएसिस में अपडेट कीजिए और सब्जेक्ट ऑफर कर दीजिए. अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी. बहुत बड़ा रिलीफ है ये. Next point is, as per CBSE circular number this, no formal permission is required by the affiliated schools for introducing skill subject at any level. चाहे आप 9th में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, चाहे आप +1 में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, स्किल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. फिर से बहुत बड़ी दरियादिली है सीबीएसई की. आप किसी भी लेवल पर स्किल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट परमिशन. बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब्ड स्कीम ऑफ स्टडीज which is available in the curriculum on the this link. For secondary and senior secondary classes, schools are required to offer the subjects in adherence with the scheme of studies only. Scheme of studies board की तरफ से इस लिंक पर अवेलेबल हैं. उसके अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट्स ऑफर कर सकते हैं 10th में और 12th क्लास में. उसी स्कीम को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है. In accordance with scheme of studies, the board has prescribed the list of valid or invalid combination of subjects. क्या क्या कॉम्बिनेशन वैलिड हैं, क्या क्या इनवैलिड हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है. स्कूल शुड चेक द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बिफोर फिलिंग इन द सब्जेक्ट्स इन द एलओसी एज पर एनेक्चर 2 फॉर क्लास 10, एनेक्चर 3 फॉर क्लास 12. एनेक्चर 2 और 3 को ध्यान से पढ़ लीजिएगा. उसमें सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दिए हुए हैं और कौन से कॉम्बिनेशन वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड हैं, वो भी बताया हुआ है. उसी के अकॉर्डिंगली ही आप बच्चों को सब्जेक्ट्स ऑफर कर सकते हैं. डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स शुड बी सबमिटेड ओनली इन वन लॉट फॉर ईच फीस लैब. एक फीस लैब के लिए एक ही बार में सभी स्टूडेंट्स की डिटेल आपको सबमिट करनी है. आप उसको पार्ट्स में सबमिट नहीं कर सकते. पार्शियल सबमिशन ऑफ डाटा विल नॉट बी अलाउड इन अ फीस लैब. मीनिंग देयर बाय इन ईच स्लॉट ओनली वन लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एक्सेप्टेड. एक ही लिस्ट बनानी है इकट्ठी सबकी एक फीस लैब के लिए और सबकी एक ही बार में अपलोड करनी है. In case of refund or payment of fee, CBSE will shortly issue long-term policy to avoid delay in refund. In earlier years, schools were required to send the signed copy of finalized data of LOC. Signed copy एक भेजनी पड़ती थी CBSE को. Of classes 10 and 12 to concerned regional office. From 21 onward, this practice has been done away with. अभी ये practice नहीं है. अभी ये signed copy नहीं भेजनी होती. Now LOC will be uploaded on the system provided with e-signature linked with Aadhaar card of the principal.
अब वो जो पिछली बार सीबीएसई ने किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ई सिग्नेचर्स के साथ जो ऑनलाइन सबमिशन मांगी थी, बाद में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी थी। ई सिग्नेचर उस सेशन के लिए, पिछले सेशन के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी थी कि आप ई सिग्नेचर मत कीजिए, आप डायरेक्टली ऐसे ही अपलोड कर दीजिए। इस बार फिर से सीबीएसई ने बोला है कि ई सिग्नेचर करने के बाद ही आपको अपलोड करनी है ऑनलाइन एलओसी। ई सिग्नेचर मतलब डिजिटल सिग्नेचर। तो वो डिजिटल सिग्नेचर अगर किसी प्रिंसिपल ने अभी तक नहीं बनवाए हैं तो प्लीज बनवा लीजिए, आधार कार्ड से वो लिंक होने चाहिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जिन स्कूल्स ने पहले बनवा लिए थे उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनवाए प्लीज गेट इट डन इन हरी। It may be ensured that data uploaded is fully correct. No updation of data will be permitted by CBSE after its final submission. कोई भी किसी तरह की अपडेशन सीबीएसई अलाउ नहीं करेगा, तो रिस्क मत लीजिएगा, डबल ट्रिपल 4 बार चेक कर लीजिएगा डाटा को फाइनलाइज करने से पहले। नो विंडो फॉर करेक्शन इन द अपलोडेड डाटा विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम दिस ईयर। रेड इंक में लिखा हुआ है इस साल से आगे भी कभी भी कोई करेक्शन के लिए विंडो अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी। अपलोडिंग ऑफ करेक्ट डाटा इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल कंसर्न्ड, मतलब प्रिंसिपल कंसर्न्ड। तो ऑल प्रिंसिपल्स प्लीज सावधान, ध्यान से अपलोड कीजिएगा देख रख कर। लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म ऑफ प्राइवेट या सेकंड चांस कंपार्टमेंट विल बी मेड अवेलेबल सेपरेटली, अलग से उनका लिंक दिया जाएगा। नाउ फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी अबाउट 2 weeks टाइम इज बीइंग गिवन। 2 हफ्ते का टाइम सीबीएसई ने अपनी तरफ से दे दिया है। 16 सितंबर को ये सर्कुलर जारी हुआ था, उसके हिसाब से 2 हफ्ते बन ही जाते हैं। स्कूल्स में अपलोड द डाटा एज पर देयर कन्वीनियंस बट विद इन द शेड्यूल ओनली। शेड्यूल के अंदर अंदर ही, मतलब 30 तारीख तक का टाइम दिया तो 30 तारीख को आपने अपलोड करना है। डेट्स आगे सारी दी है सीबीएसई ने, वो मैं आपको बता दूंगा। दे कैन अपलोड द डाटा एट नंबर ऑफ ओकेजन्स एंड सेव इट। आप डाटा अपलोड करते जाइए और सेव करते जाइए। सेव करना जरूरी है, जो भी आप सेव करेंगे वो वहां पे रहेगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट फिर भी कर सकते हैं। जब तक आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया है ना, तब तक आप डेटा को एडिट जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए देयर इज नो हार्म, आप डाटा अपलोड करते जाइए, सेव करते जाइए। However, they need to submit the data on or before the last date along with the fee. No change will be allowed after submission of the data. फीस बहुत जरूरी चीज है भाई, उसके साथ ही अपलोड करना है आपको। ऑनलाइन सबमिशन शेल क्लोज एट 11:59 मिडनाइट। जो डाटा अपलोड करने की है वो भी 11:59 पर, और जो फी अपलोड करने की है वो भी 11:59 मिडनाइट क्लोज हो जाएगी। ये आपका लास्ट टाइम लिमिट है। Schools are therefore advised to complete the online submission well in time to avoid the possibility of slow connection or failure due to connection to server or any account, heavy load or internet on the penultimate days. लास्ट डेज में अक्सर ऐसा होता है कि सभी फिल कर रहे होते हैं, इसलिए साइट वगैरह पे जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है, सर्वर डाउन हो जाते हैं कई बार और डाटा सबमिट नहीं हो पाता। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फिल कर दीजिए। लास्ट डेट ऑफ ईच एक्टिविटी इज फिक्स्ड एंड नो एक्सटेंशन विल बी मेड इन द लास्ट डेट, इसलिए बड़े ध्यान से अपलोड कीजिएगा भाई। आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सब्जेक्ट और एडमिशन इन क्लास 10 and 12 एक्सेप्ट फॉर ट्रांसफर केस एंड कंसेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शैल बी कंसिडर्ड। सिर्फ 2 केस में कोई चेंज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी, या तो किसी बच्चे के पेरेंट का ट्रांसफर हो गया है उनके लिए, या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको जो ऑलरेडी कंसेशन दे रखी हैं उसके अंडर। इसके अलावा किसी भी तरह की चेंज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इन द इवेंट ऑफ एनी डिफिकल्टी कंसर्न रीजनल ऑफिस में बी कॉन्टेक्टेड। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज रीजनल ऑफिस को कॉन्टेक्ट कर लीजिए। While uploading data, schools will be responsible for ensuring the following. क्या क्या इंश्योर करना है आपको? Spellings of the name of student, mother, father और guardian is correct. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या एलओसी चेक करते हैं, स्पेलिंग्स को लेके मे बी उस सेशन में नहीं बट 2, 3, 4, 5 सेशंस के बाद बहुत दिक्कत आती है। जब स्टूडेंट्स को कहीं बाहर जाने के लिए अप्लाई करना होता है, पासपोर्ट पे नेम के स्पेलिंग कुछ और होते हैं, आधार कार्ड पे कुछ और होते हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे कुछ और होते हैं, स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ और होते हैं, टीसी जो पिछले स्कूल से लेके आए हैं वहां पे कुछ और होते हैं। तो आपको इस मामले में बहुत केयरफुल रहना है। आई डू बिलीव कि आपको भी, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपको भी अक्सर ऐसे केसेस झेलने पड़ते होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होते हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए पेरेंट्स के सिग्नेचर्स लेते हैं पर्टिकुलर्स के ऊपर, उस टाइम पे हम थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं और ध्यान से सारे पर्टिकुलर्स को पढ़वा कर अच्छे से
फिर उनके सिग्नेचर नहीं लेते। प्लीज बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट, ताकि आपको बाद में परेशानी ना झेलनी पड़े। तो सभी नेम्स के स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए एज पर एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर मेंटेन इन द स्कूल। तो जो एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर के पर्टिकुलर्स हैं वो आपके एज पर द डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और उस एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर के अकॉर्डिंगली आपको रजिस्ट्रेशन और LOC सबमिट करनी है, बट दैट अगेन विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। कल को पेरेंट्स ये ना बोलें कि एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर में भी पर्टिकुलर्स गलत लिखे हुए थे, तो अगर थे तो क्यों थे, किसकी गलती है, फाइंड आउट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ इज करेक्ट एज पर एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर, डेट ऑफ बर्थ भी आपकी सेम उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर करेक्ट एज पर स्कीम ऑफ स्टडीज, ये नीचे दी हुई है स्कीम ऑफ स्टडीज, उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करेक्ट होने चाहिए। सब्जेक्ट कोड्स शुड बी चूजन केयरफुली। कई बार ऐसा होता है कि हम सब्जेक्ट कुछ और मेंशन करते हैं, बच्चे ने जो सब्जेक्ट लिया है वो कुछ और लिया है, कोड गलती से उसका चेंज हो जाता है, वहां भी प्रॉब्लम फंस जाती है। तो सब्जेक्ट कोड स्पेशली जो नीचे दिए हुए हैं इन सब्जेक्ट के सबके आप सब्जेक्ट कोड अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंगली ही फिल कीजिएगा। सबमिशन ऑफ डाटा इन OSs, schools will also submit data in OSs as per the past practice till 29/9/2021। OSs में जो रेगुलर प्रैक्टिस होती थी, हर साल डेटा अपडेट किया जाता था, उसी के अकॉर्डिंगली आपको सारा का सारा डेटा 29 सितंबर तक अपडेट करना है। LOC सबमिशन के लिए जो डेट है वो 30 सितंबर है, फी डिपॉजिट करने के लिए 1 अक्टूबर है, मगर OSs को अपडेट करने के लिए 29 सितंबर है, 29 सितंबर, इससे लेट मत कीजिएगा। It is expected that the schools will read the guidelines carefully, collect the correct data of the students and submit the same also correctly। सब जगह पे करेक्ट ही रहना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। Their efforts in uploading correct data will help in providing correct subject question papers to the candidates and also in providing documents with correct particulars, which will also reduce the cases of corrections in the personal data of candidates after declaration of results। तो CBSE को किसी भी तरह की गलतियां नहीं चाहिए जिसके लिए उनको बाद में करेक्शंस करनी पड़े। तो सारी की सारी आपने करेक्ट डाटा ही अपलोड करना है ताकि एरर्स ना हो और बाद में CBSE को किसी भी तरह की करेक्शंस ना करनी पड़े। फॉर एनी क्वेरी और हेल्प ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स काइंडली विजिट दिस पर्टिकुलर लिंक। इस पे आप विजिट कर सकते हैं, क्वेरीज भेज सकते हैं, होपफुली एड्रेस हो जाएंगी। अब जो फी शेड्यूल है क्लासेस 10th एंड 12th का वो ध्यान से देख लीजिए। अगर आपका स्कूल जो है वो इन इंडिया है और ऑनलाइन सबमिशन के लिए और पेमेंट ऑफ फी के लिए डेट्स नॉर्मल फी के लिए क्या है और विद पेनल्टी क्या है, नॉर्मल फीस क्या है, ये सब कुछ इस टेबल में दे रखा है। तो इंडिया में अगर स्कूल है तो 1500 रुपीज 10th क्लास की बात करें हम, 1500 रुपए 5 सब्जेक्ट्स के लिए लमसम फीस है एक ही बार में। उसके बाद 300 रुपीज फॉर एडिशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट पर कैंडिडेट। अब अगर आप देखेंगे तो किसी स्कूल ने एक एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया होता है, किसी स्कूल ने 2 किए होते हैं, किसी ने एक वोकेशनल लिया होता है, एक लैंग्वेज लिया होता है, इस तरह से कई बार 7 सब्जेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स के लिए 1500 है, और जब आप LOC की जो लिस्ट जनरेट करेंगे उसमें अगर आपने 1 या 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं तो उसके लिए आपको डिपेंडिंग अपॉन दैट 300 रुपीज तक की एडिशनल फी पे करनी पड़ेगी, मतलब 1500 प्लस 300 1800। इसके अलावा अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो 350 रुपया और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मतलब 2150 रुपए हो गए आपके, जो पर हेड आपको सबमिट करने हैं CBSE को। नॉर्मल फीस के साथ जो अपलोड करना है आपको वो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ LOC के लिए डेट 17 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक है, और पेमेंट ऑफ फीस के लिए 17 सितंबर से ही लेकर 1 अक्टूबर तक है। एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ CBSE ने फी पेमेंट के लिए, अगर आप चाहें तो इसकी एडवांटेज ले सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट। मैं तो यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप LOC भी सबमिट कर दीजिए और फी भी पे कर दीजिए। लेट फी 2000 रुपीज पर कैंडिडेट लगेगी अगर आप इन दोनों डेट्स को मीट नहीं कर पाए, वो भी कब, 1 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक 2000 पर कैंडिडेट। अगर आपके पास 100 बच्चा है 10th क्लास में तो 2 लाख रुपए लेट फीस भरने के लिए तैयार रहिए अगर आप गिवन डेट्स तक
LOC सबमिट नहीं कर पाए। फिर से एक बार ये कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी कोई भी सेंड नहीं करनी है CBSE को, सारी की सारी सबमिशन ऑनलाइन ही होगी, राइट। विजुअली एम्पेयर्ड कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं पे करनी है। फी कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने दे रखी हैं डेट। अगर आप 30 सितंबर तक LOC फाइनल कर देते हैं और 1 अक्टूबर तक फी पे कर देते हैं तो इस सब की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास 12 इसके लिए भी सेम तरह का टेबल दिया हुआ है आपको। विदाउट लेट फीस 1500 रुपये 5 सब्जेक्ट के लिए पर स्टूडेंट और 300 रुपीज फॉर एडिशनल सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट, और प्रैक्टिकल की फीस 150 पर सब्जेक्ट पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है किसी बच्चे के पास, अगर 3 है तो 450, 2 है तो 300 रुपये। इसके अकॉर्डिंगली आप फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन के लिए सेम डेट्स हैं 17 से लेकर 30 तक। फी पेमेंट के लिए भी सेम डेट्स हैं 17 से लेकर 1 अक्टूबर तक। सारा कुछ ऑनलाइन ही है। लेट फीस के साथ फिर से वही 2000 रुपीज पर कैंडिडेट। सेम डेट्स हैं 1 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर सबमिशन के लिए, LOC सबमिशन के लिए, और 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक फी पेमेंट के लिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट 350 एक्स्ट्रा है जैसे 10th में भी था। सेम यहाँ भी विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है और ये भी वही सारी चीजें हैं जो पहले थी। फी पेमेंट आप डिजिटल पेमेंट मोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, NEFT, RTGS किसी भी चीज से कर सकते हैं। फॉरेन में है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्विफ्ट से भी कर सकते हैं। बिफोर पेमेंट ऑफ द फी स्कूल्स कैन टेक द प्रिंट ऑफ LOC इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट लेके सारा कुछ चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फी पेमेंट कीजिएगा। अगर कोई गड़बड़ रह गई तो फिर वो रेक्टिफाई नहीं हो पाएगी। वंस फी इज पेड, फाइनल LOC विल बी प्रिंटेड एंड नो करेक्शन कुड बी मेड इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड देयर आफ्टर। स्विफ्ट अपडेशन क्योंकि 2 to 3 days ले लेता है, hence the school situated outside India are advised to complete the process including payment of the fee in such a way that their process is over before the last date। मतलब जो 1 अक्टूबर लास्ट डेट है, बिना पेनल्टी के उससे 2-3 दिन पहले ही पेमेंट कर दीजिएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? जैसे मैंने पहले भी बोला कई बार, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। पूरा सर्कुलर डिटेल में पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी मुझे ऐसे वीडियोस आपकी हेल्प के लिए बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। सो till the time I upload my next video, keep watching Principal Rasi Gupta. Thank you.